राज्यसभा से पास होने के बाद आज वजीर दाखिला अमित शाह ने जम्मू कश्मीर तंजीमी नौ बिल को बहस के लिए लोकसभा में पेश किया, जिसे ऐवान में वोटिंग के बाद पास कर दिया गया। बिल के हक में 370 और बिल की मुखालिफत में 70 वोट पड़े। लोकसभा में जम्मू कश्मीर को खुसूसी इख्तियारात देने वाली दफा 370 को खत्म करने से मुताल्लिक करारदाद भी मंजूर हुई। साथ ही जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन बिल को लोकसभा में वापस ले लिया गया। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने इस मौके पर कहा कि कश्मीर में पाबंदियां एहतियात के तौर पर आयद की गई हैं। उन्होंने कश्मीर के लोगों को ये यकीन भी दिलाया कि उनकी तामीर तरक्की, फलाह व बहबूदी के लिए मोदी हुकूमत कुछ भी करेगी। शाह ने मजीद कहा कि पाकिस्तान के इशारों पर चलने वालों के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। और ये तो हम इसलिए रखे हैं कि कोई अगर गुमराह कर वहां की कानून और व्यवस्था की परिस्थिति को ठीक बिगाड़ना चाहता है तो उसको मौका न मिले। बाकी कोई कारण नहीं, कोई वहां ऐसी परिस्थिति नहीं है। और प्रिकॉशंस लेने से आप सरकार को कैसे रोक सकते हो? भाषण के टोन तो ऐसे थे कि आपके दबाव में आपका आकर हम सुरक्षा बलों को हटा ले और वहां पर कुछ घटनाएं हो। कुछ नहीं होगा, ना हम आपके दबाव में आएंगे, ना सुरक्षा बल हटेंगे, ना वहां पर कुछ होगा। हम हुर्रियत के साथ चर्चा करना नहीं चाहते। अब अगर घाटी के लोगों के मन में अगर कोई शंका है, घाटी के लोग हमारे हैं, हम सीने से लगाएंगे, उनको प्यार से रखेंगे, पूरा हिंदुस्तान उनको प्यार से रखेगा। अगर उनके मन में कोई आशंका है तो जरूर चर्चा करेंगे महोदय, हमें कोई आपत्ति नहीं है, चर्चा से कोई इनकार नहीं। मगर कुछ फैसले करने पड़ते हैं जब बहुत सारे ऐसे लोग अंदर आते हैं जो किसी के कंट्रोल में ही नहीं है। एक वेस्टेड इंटरेस्ट लेकर चर्चा के अंदर कूद पड़े होते हैं, तब चर्चा करने का माहौल भी बदलना पड़ता है, वक्त भी बदलना पड़ता है और तरीका भी बदलना पड़ता है। और घाटी के लोगों के लिए जहां तक चर्चा करने का सवाल है, मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं, घाटी की जनता से हम जितनी जरूर पड़ेगी इतनी चर्चा इनके हर शक और शुबह को दूर करने के लिए करेंगे और हमारे कामों से भी, हमारे निर्णयों से भी उनको आश्वस्त करा देंगे कि जम्मू कश्मीर बाकी सारे राज्यों से हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए है कि जम्मू कश्मीर ने दर्द को सहा है। नवासी से लेकर 2019 तक 41,500 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। इसलिए हमें कोई उनको विशेष कुछ सरकार ने देना भी पड़ा तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। प्यार से बात कर उनके विकास के लिए जो करना है वो 100 कहेंगे तो हम 110 तक जाने के लिए तैयार है। मोदी जी का दिल बड़ा है। मोदी जी ने पहली सरकार में भी 1.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया था, जिसमें 80,000 करोड़ रुपया खर्च हो चुका। अयोध्या जमीन तनाज़ा मामले में सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच ने आज समाअत की। इस दौरान हिंदू फरीक ने दावा किया कि 1934 से इस मुतनाज़ ढांचे में किसी भी मुस्लिम को दाखिल होने की इजाजत नहीं थी और ये पूरी तरह से निर्मोही अखाड़े के इख्तियार में था। निर्मोही अखाड़े के वकील ने कहा कि अखाड़ा मंदिर के मुंतजिम की हैसियत से इस जमीन पर अपना दावा पेश कर रहा है। कल भी निर्मोही अखाड़े की तरफ से बहस जारी रहेगी। निर्मोही अखाड़े के वकील ने कहा कि वो अदालत में कुछ तहरीरी जवाब दाखिल करना चाहते हैं और इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हम भी जल्दी में नहीं हैं। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने मुसलमानों से अयोध्या में मस्जिद की तामीर की जिद छोड़ देने की नसीहत की है। अखाड़ा परिषद का कहना है कि अयोध्या मामले की रोजाना समाअत से राम मंदिर के हक में फैसला आने की उम्मीद है। अखाड़ा परिषद के सदर महंत नरेंद्र गिरी ने इस मौके पर कहा कि अयोध्या में मुतनाज़ मुकाम पर राम की पूजा अर्चना मुस्तकिल तौर से हो रही है और ऐसे में मुसलमानों को चाहिए कि वो जिद का रास्ता छोड़कर मस्जिद के दावे से ही दस्तबरदार हो जाए। देखिए भाई, हम लोग सब जानते हैं कि राम मंदिर वहाँ था, अयोध्या में राम पैदा हुए, कहीं मक्का मदीना पैदा हुए नहीं, सब जानते हैं। वहाँ राम की जन्मस्थली अयोध्या है। बाबर जब चला वहाँ से तो वो हमारे मंदिर को तोड़ करके वहाँ अपनी मस्जिद बना दी। वैसे भी मुस्लिम भाइयों को चाहिए कि क्या बताएं, नापाक जगह पे नमाज पढ़ना पाप मानते हैं लोग, तब भी ये लोग जिद किए हुए हैं। उधर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की खवातीन यूनिट ने राम मंदिर तामीर के लिए कसम लेकर अपना अज़्म जाहिर किया है। आज मेरठ में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच खवातीन यूनिट ने कलेक्ट्रेट में मुजाहरा करते हुए राम मंदिर तामीर के लिए कानून बनाए जाने का हुकूमत से मुतालबा किया और डीएम के जरिए सदर जमहूरिया को एक मेमोरेंडम भी पेश किया। अच्छा 144
ये हमारी मांग है। हम चाहते हैं कि हमारे जो 100 करोड़ हिंदू भाइयों की आस्था श्री राम मंदिर के लिए है, हमारी आस्था भी उन्हीं के साथ है, क्योंकि हमारी पहचान श्री इमाम हिंद और हिंदुस्तान से है। हमारा बाबर और बाबरी से कोई लेना देना नहीं है। बाबर एक आक्रांता था, हमारे देश को लूटने आया था। लोग बाग उसको अपना आदर्श मानते हैं, जबकि ना वो हमारा पूर्वज था ना हमारा आदर्श है। मेरी सोच है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी असमंजस की स्थिति में है, तो उस असमंजस की स्थिति से हमारे राष्ट्रपति निकाल सकते हैं एक कानून बनाकर, वो अयोध्या में श्री राम का मंदिर का निर्माण करवा सकते हैं। जिस तरीके से 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाकर तलाक बिद्दत से मुस्लिम महिलाओं को इंसाफ दिया, कि हम चाहते हैं वो कानून बनाए और जल्द ही शीघ्र ही श्री राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। रिलायंस इंडस्ट्रीज और बरतानवी तेल कंपनी बीपी मिलकर मुल्क में 5,500 पेट्रोल पंप खोलेंगे। मुल्क में तेल के रिटेल नेटवर्क को बढ़ाने के लिए दोनों कंपनीज ने मुश्तरका वेंचर बनाया है। इस शराकतदारी के तहत हिंदुस्तान में एयरलाइंस कंपनीज को एविएशन टर्बाइन फ्यूल की भी फराहम की जाएगी। इस शराकतदारी के तहत रिलायंस के 1400 मौजूदा पेट्रोल पंप के साथ नए पंपों की तौसीक की जाएगी। इस शराकतदारी में रिलायंस का मौजूदा एविएशन फ्यूल बिजनेस भी शामिल होगा। आपको बता दें कि इस वक्त RIL मुल्क में 30 हवाई अड्डों पर एविएशन फ्यूल फराहम कराता है। RIL और BP की शराकतदारी में 51% हिस्सेदारी रिलायंस की होगी, जबकि 49% हिस्सेदारी BP की होगी। दोनों कंपनियों में शराकतदारी को लेकर इत्तेफाक हो चुका है। हतमी मुआहिदा इसी साल हो जाएगा और 2020 की पहली शशमाही तक सभी अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा। RIL और BP के साथ पहले से ही तेल रिफाइनरी में शराकतदारी है और अब तेल रिटेल में नए मुकाम की जानिब बढ़ रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा कि इस शराकतदारी से हिंदुस्तान में आला सतही ईंधन और जदीद खिदमात फराहम कराई जाएंगी। यूपी में बड़े जानवरों के ज़बीहे पर पाबंदी की वजह से इस बार बड़े जानवरों की कुर्बानी का मसला फिर संगीन हो गया है। गुज़िश्ता साल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ईद उल अजहा के मौके पर 3 दिनों तक बड़े जानवरों की कुर्बानी की इजाज़त दी थी, लेकिन इस बार मकामी इंतजामिया ने हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद अभी तक बड़े जानवरों की कुर्बानी की इजाज़त नहीं दी है। कुर्बानी की इजाज़त न मिलने से अक़लियती फ़िरक़े को कई तरह के मसाइल का सामना है। खास रिपोर्ट। यूपी में योगी हुकूमत के इक़्तिदार में आते ही रियासत में बड़े जानवरों के ज़बीहे पर पाबंदी लगा दी गई थी। गुज़िश्ता साल ईद उल अज़हा के मौके पर कई समाजी तंजीमों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाई कोर्ट ने इस मामले में फौरी राहत देते हुए मुकामी इंतजामिया को कुर्बानी के लिए 3 दिन की इजाज़त देने का हुक्म दिया था, लेकिन हाई कोर्ट के साबिक़ा हुक्म के बावजूद इस साल मुकामी इंतजामिया ने अभी तक कुर्बानी की इजाज़त नहीं दी है। जहाँ तक त्यौहार का मसला है, ईद उल अज़हा का मसला है, ये स्लॉटर हाउस से नहीं जोड़ा जा सकता। इसको बड़े जानवर की कुर्बानी के लिए अगर ये इंतजामात नहीं करेंगे स्लॉटर हाउस में करने के लिए, तो बहुत प्रॉब्लम्स पैदा होंगी। वो प्रॉब्लम ये है कि तमाम गंदगी होगी शहरों में, गलियों में बीमारियां फैलेंगी, खून बहेगा चारों तरफ, प्रदूषण होगा। तो इन सब को रोकने के लिए एक जगह पर इकट्ठा करके जो परंपरा सैकड़ों साल पुरानी रही है, रवायत रही है, उसी के मुताबिक वो करा दें। पिछले बार हमने उम्मीद थी कि ये ऑर्डर पास कर देंगे पहले ही, लेकिन इनसे बातचीत होती रही, ऑर्डर में हिला हवाली करते रहे ये लोग, तो मजबूरन हम आखिरी वक्त में हाई कोर्ट गए थे और हाई कोर्ट ने साफ तौर पर डीएम इलाहाबाद को रिस्पांसिबिलिटी देते हुए ये कहा था कि इसको आप कंप्लीट कराइए। कुर्बानी की इजाज़त अभी तक न मिलने से शहर के स्लॉटर हाउस पर सन्नाटा है। स्लॉटर हाउस पर पाबंदी के खिलाफ केस लड़ रहे वकला का कहना है कि हाई कोर्ट के हुक्म के बाद मुकामी इंतजामिया को कुर्बानी की इजाज़त देने में ताख़ीर नहीं करनी चाहिए। बूचड़ खाने को खुलवाया जाए, उनके कुर्बानी की पूरी व्यवस्था किया जाए और वहाँ से जो गोश्त, जो मीट विभिन्न इलाकों में भेजा जाए, उसके लिए परमिट दिया जाए ताकि वो सुरक्षा के साथ पहुँच जाए, ताकि सड़क पे कोई शरारती तत्व उसको लेकर कोई बात का बदंकड़ न करके इस बेहद शांतिप्रिय त्यौहार में जो हिंदू मुस्लिम एकता और सामाजिक समरसता का त्यौहार है उसमें कोई विघ्न न डाले। समाजी तंजीमों का कहना है कि हाई कोर्ट ने वाज़ेह तौर पर मुकामी इंतजामिया को हुक्म दिया है कि वो 3 दिनों तक बड़े जानवरों की कुर्बानी की इजाज़त दे। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए इलाहाबाद से मुश्ताक आमिर की रिपोर्ट।
हिफाजती वजूहात का हवाला देकर तय वक्त से 2 हफ्ते कबल ही रोक दी गई मुकद्दस अमरनाथ यात्रा से अकीदतमंद मायूस है। तकरीबन 1 लाख अकीदतमंद आखिरी दिनों में यात्रा पर जाने से महरूम हो गए। कश्मीर वादी में बदलते इन हालात का जहां अमरनाथ जी यात्रियों की यात्रा पर असर पड़ा, वहीं यात्रा के दौरान होने वाला कारोबार और रोजगार भी बुरी तरह मुतासिर हुआ। खास रिपोर्ट। गुज़िश्ता 25 बरसों से मेरठ की अमरनाथ यात्री सेवा समिति के जरिए विनोद ग्रोवर शीशनाग में सेवा कैंप और भंडारे का एहतमाम करके अमरनाथ यात्रियों की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। विनोद के मुताबिक पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि हिंदू अकीदतमंदों की मुकद्दस अमरनाथ यात्रा को तकरीबन 15 रोज कबल ही रोक दिया गया हो। विनोद ग्रोवर के मुताबिक सिक्योरिटी अलर्ट जारी होने के बाद से दहशत के माहौल में जहां लाखों अकीदतमंदों को अपनी यात्रा दरमियान में खत्म करके वापस आना पड़ा, वहीं तकरीबन 1 लाख यात्री आखिरी 15 दिनों में इस साल यात्रा पर जाने से महरूम रह गए। वो पहली बात तो कि आज तक भंडारा मतलब जो यात्रा है वो नहीं रोकी गई कभी भी। आतंकी हमला हुआ 2000 में, 96 में बर्फबारी हुई, उसके बाद भी यात्रा नहीं रोकी गई। ये पहली घटना है जो यात्रा रोकी गई। सिक्योरिटी तो बहुत थी, लेकिन ये डर खौफ बिल्कुल भी नहीं था, ना यात्री में ना भंडारे वालों में। ये तो एकदम निर्णय लिया गया कि पहली तारीख से यात्रा रोक दी गई। मेरठ की श्री अमरनाथ यात्री सेवा समिति के जिम्मेदारान और यात्रा से लौटकर वापस आने वाले खिदमतगार मानते हैं कि वादी कश्मीर के कशीदा माहौल और दहशत ने मुल्क के एक सूबे को दूसरे इलाकों से तकरीबन अलहदा कर दिया है और इसका सबसे ज्यादा असर कारोबार और रोजगार पर होने से कश्मीर में मामूल की जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हो रही है। कोई भाव उनके अंदर था कि कुछ ऐसा होना है, तो पहली दुकानें हटा दी थी, सब्जी की दुकानें बंद, सारी दुकानें उन्होंने अपनी हटानी शुरू कर दी थी। 28 तारीख को कायदे में 15 तारीख को हटनी चाहिए थी, 15 को छड़ी मुबारक होती है, सब जाते हैं, तो उससे पहले ही उन्होंने शुरू कर दिया था कि 5 को कुछ होना है। ये तो उन्होंने कहा था वहाँ के कश्मीरियों ने। वहाँ के कश्मीरी भी ऐसे हैं जो गरीब तबके के लोग हैं, वो बेचारे बिल्कुल सही हैं। गरीब तो वहाँ दबाव में है, हर जगह बेचारे बढ़िया आदमी हैं। रोजगार में तो काफी फर्क पड़ेगा उन्हें। 15 दिन में बहुत पैसा कमाते हो। घोड़े वाला, टेंट वाला, सब्जी वाला, स्टेशन जो सामान बेचते हैं, जो रहा टोपी वगैरह, टैक्सी वाले, सब पे फर्क पड़ेगा। आम कश्मीरी हमारे साथ पूरा सहयोग देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती किसी भी किस्म की। आज तक कोई परेशानी नहीं हुई उन लोगों से। रियासत जम्मू और कश्मीर के लिए सयाहत के बाद हर साल होने वाली अमरनाथ यात्रा अकीदत और एहतराम के साथ मकामी लोगों की आमदनी और रोजगार का भी बड़ा जरिया है, लेकिन गुज़िश्ता कुछ वक्त से मुसलसल खराब माहौल ने पूरे निजाम को दरहम बरहम कर दिया है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मेरठ से तंजीर अंसार की रिपोर्ट। उर्दू के वो इदारे जिनका क़याम ज़बान व अदब के फ़रोग़ और तहज़ीब व सक़ाफ़त के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया था, क्या अपनी जिम्मेदारियाँ निभा रहे हैं? क्या वाकई इन इदारों से ऐसी खिदमत अंजाम दी जा रही हैं जिनके ज़रिए ज़बान और अहले ज़बान को इस्तेहकाम बख्शा जा सकता है? आइए इन तमाम सवालों के जवाब के लिए चलते हैं लखनऊ और देखते हैं तारिक कमर की ये खास रिपोर्ट। बात अगर उत्तर प्रदेश के पस मंजर में करें तो उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी और फखरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी ऐसे इदारे हैं जिनकी जिम्मेदारियां बड़ी और अहम हैं। लेकिन अफसोसनाक पहलू ये है कि ये दोनों इदारे ही अपनी तसाहुली, नाकामी और मंसूबों की अदम तकमील के लिए कभी नामुनासिब बजट तो कभी नामसायद हालात का रोना रोते हैं। हमारे अदब में जो है नकली लोग बहुत ज़्यादा दाखिल हो गए हैं, जिनकी वजह से ये रसायल हों या मुशायरे हों, इनका मेयार गिरता जा रहा है। ज़रूरत इस बात की है कि जो असली लोग नकली लोगों को पैदा करते हैं वो उससे परहेज़ करें। अकादमी अपने रिसाले को बेहतर बनाने के लिए तो बहुत कोशिश कर रही है, दूसरों के रसायल के सिलसिले में उनका क्या मेयार गिरता जा रहा है उसके लिए तो वही इदारे जिम्मेदार हैं। फुरकान काकोरी कहते हैं कि सच बोलने से नुकसान भी हो सकता है, लेकिन रिटायरमेंट करीब है तो सच बोलने को जी करता है। फखरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी के चेयरमैन आरिफ अयूबी 2 साल से एक ही रोना रो रहे हैं कि उर्दू का सॉफ्टवेयर तैयार करेंगे, जो अभी तक नहीं हो सका, और आज भी इनकी सोच नशिस्तों, मुशायरों और अफसानों तक ही महदूद है।
दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी की चेयरपर्सन आसिफा जमानी के पास भी अभी तक कोई ऐसा मखसूस मंसूबा या खाका नहीं जिसकी बुनियाद पर यह माना जा सके कि उर्दू जबान और तहजीब को जिंदा रखा जा सकेगा या बचाया जा सकेगा। हमारे बांधे शेरी नशिस्तें तो 2-4 हो भी जाती हैं, लेकिन अफसानवी नशिस्त साल में एक बार भी नहीं हो पाती। तो मेरा मानना ये है कि 2-4 अफसाने की शाम 2-4 करवाई जा सके, करवाऊँ। और इसके अलावा अफसाने के हवाले से हम जो कुछ काम कर सकें वो ज़्यादा बेहतर होगा इस वक्त, क्योंकि अफसाने की जितनी ज़रूरत है अफसाने के ऊपर काम करने की, उतनी कम से कम शायरी के ऊपर में मुझे ज़रूरत नहीं महसूस होती। देखिए, नए करने की जहाँ तक की बात है वो तो मैं अभी कुछ कह नहीं सकती, लेकिन उर्दू के सिलसिले में मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि प्राइमरी स्कूल से लेकर हायर एजुकेशन तक बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू की तरफ राग़िब किया जाए, और उस राग़िब करने के लिए जो भी तरीक़े इख्तियार हो सकेंगे मैं इख्तियार करने के लिए तैयार हूँ। यहाँ ये बात भी वाज़ेह है कि गुज़िश्ता बरस इनामात की तक़सीम पर भी सवालिया निशान लगे थे और एकेडमी के जिम्मेदारों ने भी कुछ इनामात ले लिए थे, जिस पर अहले उर्दू ने सख्त तनकीद की थी। ना कोई नई प्लानिंग, ना मंसूबा व खाका। कुछ मुहिब्बान उर्दू अब RTI के जरिए ये मालूम करना चाहते हैं कि किस तंजीम को किस मद में कितना पैसा दिया गया है, आखिर किन बुनियादों और उसूलों पर अपने लोगों को उर्दू तकरीबात और सेमिनारों के नाम पर रेवड़ियां बांटी जा रही हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए लखनऊ से तारिक कमर की रिपोर्ट। एक नाफरमान बेटे की कारस्तानी की वजह से एक मां हज के लिए तन्हा रवाना होने पर मजबूर हो गई। खैराबाद सीतापुर की रहने वाली फातिमा जमाल के बेटे आमिर ने ऐन वक्त पर हज पर जाने से इनकार कर दिया। बताया जाता है कि 28 साल आमिर 62 साल की अपनी वालदा को हज हाउस में छोड़कर फरार हो गया, जबकि नाराजगी की कोई वजह भी सामने नहीं आई। लखनऊ एम्बार्केशन पॉइंट से जद्दा के लिए जो 45वीं फ्लाइट उड़ान थी हज आज़मीन हज को ले जाने वाली, उसमें फातिमा नाम की एक महिला, जिनके लड़के ने, जिसका नाम आमिर था, उन्होंने हज पर जाने से इनकार कर दिया। उनकी आपसी व्यक्तिगत मामला था जिसकी वजह से वो नहीं जाने के इच्छुक थे। सभी हज कमेटी के मेंबरान लोगों ने उनको समझाने की बहुत कोशिश की, अथक प्रयास किया गया, लेकिन फिर भी नहीं माने वो। उनके बोर्डिंग टिकट सब कुछ हो चुका था और आपसी कुछ मनमुटाव के कारण वो नहीं जा सके। उनकी माँ फातिमा को अन्य जो भी कवर के हज यात्री थे, उनके रिलेटिव थे, उनके साथ उनको रवाना किया गया हज के लिए। बिहार शिया वक्फ बोर्ड ने जमीन माफियाओं पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पटना के कल्ब में वाक़े हसन इमाम वक्फ स्टेट को हासिल करने के लिए वक्फ बोर्ड मुहिम चला रहा है। वाज़ेह है कि पटना स्टेशन से करीब और डाक बंगला चौराहे पर हसन इमाम वक्फ स्टेट की 122 कट्ठे की जमीन है, जिसकी मालियत 650 करोड़ बताई जाती है। बोर्ड ने दावा किया है कि जल्द ही हसन इमाम वक्फ स्टेट की तारीखी इमारत की तज़ीनकारी शुरू कर दी जाएगी। एक रिपोर्ट। हसन इमाम वक्फ स्टेट पटना के कोतवाली थाने के मातहत आता है। बिहार शिया वक्फ बोर्ड ने कोतवाली थाने की मदद से हसन इमाम वक्फ स्टेट का मुआयना किया। आपको बता दें कि बैरिस्टर हसन इमाम ने 29 अप्रैल 1931 को अपने 122 कट्ठे की जमीन को वक्फ किया था, जिसमें उनका ये पैलेस भी शामिल था। लेकिन जमीन माफियाओं ने हसन इमाम वक्फ स्टेट के ज्यादातर हिस्से पर कब्जा कर लिया। अदालत में मुकदमा चलता रहा और सिविल कोर्ट ने दिसंबर 2018 को वक्फ बोर्ड के हक में फैसला करते हुए इस जमीन को वक्फ की जमीन बताया। अब शिया वक्फ बोर्ड इस जमीन को कब्जे से आजाद कराने की खास मुहिम चला रहा है। साथ ही ऐलान किया गया है कि पैलेस की तज़ीन व आराइश का काम शुरू होगा और इसे तालीमी मरकज बनाया जाएगा। 122 कट्ठा है। हम लोग आज इसका निरीक्षण करने इसलिए आए हैं कि आए दिन पेपर वगैरह में आता रहा है और टाइटल सूट भी वक्फ बोर्ड के फेवर में है।
तो हम लोग ये चाहते हैं कि ये पुरानी जो इमारत है, जो हमारे पूर्वजों ने इसको वक्फ किया था, हम लोगों को हिफाजत करने के लिए हम लोगों की जवाबदेही है, ख़ास करके वक्फ बोर्ड की जवाबदेही है। इसी सिलसिले में लीगल प्रक्रिया से हम लोग इसका रिनोवेशन कराएंगे। इसमें कब्जा किए हैं, जांच के क्रम में जो लोग आएंगे उन पर वक्फ अधिनियम के आलोक में विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। इसमें हम लोगों को कम से कम वक्त में हाईकोर्ट के संज्ञान में भी दे करके हम लोग चाहते हैं कि इस प्रॉपर्टी को रिनोवेशन करना। आज हम लोगों ने जो है वो चेयरमैन साहब और हमने और यहाँ के स्टेट वक्फ बोर्ड के स्टाफ ने जो है निरीक्षण किया है ज्वाइंटली, और जो निरीक्षण हम लोग किया है उसका हम लोग रिपोर्ट बना के हम लोग जो है सरकार को भेजेंगे और ये कोशिश करें कि जब यह टाइटल हमारे फेवर में आ गया है सिविल कोर्ट से, तब हम लोग हाई कोर्ट में जो है ये प्रे करेंगे कि साहब इसका हम लोगों को जो है पोजीशन दिया जाए। कभी बैरिस्टर हसन इमाम का ये पैलेस आजादी की लड़ाई का खास मरकज हुआ करता था, लेकिन आज यहाँ बिहार पुलिस के करीब 450 जवान रहते हैं। ये प्रॉपर्टी मौलाना मजहरुल हक साहब की थी। मौलाना मजहरुल हक साहब को आज़ादी की लड़ाई में पैसे की जब ज़रूरत हुई तो उन्होंने इस ज़मीन को सेल आउट किया, जिसको हसन इमाम साहब ने ख़रीदा। ख़रीदने के बाद इस पर ये पैलेशियल बिल्डिंग जो बनाई है ये उन्हीं का बनवाया हुआ है, हसन इमाम साहब का। इसमें जो है जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, ये अबुल कलाम आज़ाद, जिन्ना, ये सारे लोग जब बिहार में आज़ादी की लड़ाई में आते थे तो यही बिल्डिंग में उनका रुकने का इंतजाम होता था। इतनी तारीखी बिल्डिंग था इसका, ये कहीं न कहीं भू माफियाओं ने उनकी नज़र लगी और इसको आज ये हालत बना के रख दिया है। वक्फ बोर्ड ने दावा किया है कि हसन इमाम पैलेस की मरम्मत की जाएगी और इस इमारत को तालीमी इदारा बनाया जाएगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए पटना से महफूज आलम की रिपोर्ट। बकरीद को देखते हुए बिहार अक़लियती कमीशन चौकस है। किसी भी तरह के नागहानी हादसात से निपटने के लिए कमीशन ने तमाम जिलों के डीएम और एसपी को खत रवाना कर दिया है। साथ ही कमीशन ने हुजूमी तशद्दुद के सबब ममनुआ जानवर की कुर्बानी से परहेज करने की भी आवाम से अपील की है। कमीशन के चेयरमैन ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत में कहा कि सूबाई हुकूमत हुजूमी तशद्दुद की रोकथाम के लिए कई सतह पर काम कर रही है, जिसमें आइंदा बनने वाला कानून भी शामिल है। बकरीद में लिखा है डीएमएसपी को लिखा है हर जगह कि मॉब लिंचिंग का भी वाक़यात हुआ और उसके बाद भी कहीं कहीं घटना हो जाती है और लोग जानवर ख़रीद के लाएंगे। तो हमने तो पहले अपील किया है कि जिस जानवर की कुर्बानी मना है आप लोग उसको न करें, और अगर कोई घटना घटने वाली हो तो तुरंत पुलिस की मदद लें और जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी आप मदद करें। कमीशन तो बहुत सख्त एक्शन लेगी। दफा 370 हटाए जाने पर जेडीयू का मौक़िफ़ मरकज़ से अलग है। जेडीयू ने कहा कि हमारी पार्टी किसी के खुसूसी इख्तियारात छीनने पर यकीन नहीं रखती। पार्टी मुतनाज़ा मामलात की हिमायत नहीं करती है, इसलिए हम इस बिल के पास किए जाने में इसका हिस्सा नहीं बन सकते। इसलिए हमारी पार्टी का 1996 से ये मानना है, जब अटल जी थे और कई लोगों को मालूम है, जो इसमें राष्ट्रीय जनतांत्रिक रविशंकर जी को तो मालूम है, आदरणीय रक्षा मंत्री जी को मालूम है, उस समय थे आदरणीय रक्षा मंत्री जी आ गए, नेशनल एजेंडा ऑफ गवर्नेंस में लिखा हुआ था। तो ये सारी चीजें जब लिखी हुई थी तो सबको मालूम है कि हमारी पार्टी विवादास्पद चीजों को और धारा 370 का समर्थन नहीं करती है। तो इसलिए आज भी हम इसका समर्थन नहीं करते हैं और इसके पास होने में इसके भागीदार नहीं हो सकते हैं, इसलिए हम सदन का बहिष्कार करते हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।